हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे C4 साइकिल। इसके पहले हम अभी तक जो पढ़ चुके हैं उसको एक बार रिकैप करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में मेनली दो प्रोसेस होता है, एक होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को एनर्जी फॉर्मिंग फेज भी बोल सकते हैं, लाइट रिएक्शन को एनर्जी फॉर्मिंग फेज भी बोल सकते हैं और डार्क रिएक्शन को फूड फॉर्मेशन फेज कहते हैं। लाइट रिएक्शन में एटीपी और NADPH का फॉर्मेशन होता है। लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में कहां पे चलता है? थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे चलता है। कहां पे चलता है? थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे। लाइट रिएक्शन में मेनली दो प्रोसेस होता है। कौन कौन सा? अब जब भी आप वीडियो देखिए तो अपने पास जरूर कॉपी और पेन लेके रहिए, बैठिए ना, ताकि कुछ चीजें आप आसानी से लिख सके। और चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है, जो भी मैं बोलता हूं उसको लिख नहीं पाता हूं, इसलिए आप कॉपी पेन लेके बैठे। हाँ, लाइट रिएक्शन कहां पे ऑपरेट होता है? थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे ऑपरेट होता है। लाइट रिएक्शन में मेनली दो प्रोसेस होता है, एक होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और दूसरा होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में वाटर का फोटोलाइसिस होता है, एटीपी और NADPH दोनों बनता है, जबकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में वाटर का फोटोलाइसिस नहीं होता है और सिर्फ एटीपी का फॉर्मेशन होता है। हम लोग देख चुके हैं लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन जो स्ट्रोमा में चलता है, फूड का फॉर्मेशन होता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में C3 साइकिल आता है, C4 साइकिल आता है और कैम पाथवे आता है। C3 साइकिल को कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। वैसे प्लांट में डार्क रिएक्शन चलता कहां पे? प्लांट में डार्क रिएक्शन ऑपरेट कहां पे होता है? प्लांट के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में ऑपरेट होता है। कहां पे ऑपरेट होता है? स्ट्रोमा में ऑपरेट होता है। डार्क रिएक्शन, वहां पे फूड का फॉर्मेशन होता है। डार्क रिएक्शन को कैल्विन साइकिल या C3 साइकिल भी कहते हैं। ये मेन बायोसिंथेटिक फेज है। मतलब अगर फूड का फॉर्मेशन होना है प्लांट में, तो इस बात की 100% गारंटी है कि प्लांट में C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल चलेगा। चाहे वो प्लांट C3 प्लांट हो, चाहे वो प्लांट C4 प्लांट हो, चाहे वो प्लांट कैम प्लांट हो। C3 प्लांट कहने का मतलब है वैसा प्लांट जिसमें फूड फॉर्मेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ C3 साइकिल चलता है, उसको बोलते हैं C3 प्लांट। जिसमें क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म नहीं पाया जाता है, उसको बोलते हैं C3 प्लांट। जिसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ग्लूकोज फॉर्मेशन के समय फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का होता है। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन का होता है, जिसको बोलते हैं 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, उसको बोलते हैं C3 साइकिल। C3 साइकिल या C3 प्लांट में चलता है C3 साइकिल। और C3 प्लांट में जब हाई टेम्परेचर जाता है, टेम्परेचर या हाई लाइट इंटेंसिटी आता है, तो स्टोमेटा खुद को क्लोज कर लेता है। तो पिगमेंट की सोलराइजेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए प्लांट में चलता है C2 साइकिल। C2 साइकिल को बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। ये एनर्जी वेस्टफुल प्रोसेस है, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था। C2 साइकिल को स्किप करने के लिए प्लांट फूड फॉर्मेशन के लिए दो नए मैकेनिज्म को इवॉल्व किया है खुद में। एक को बोलते हैं C4 प्लांट और दूसरे को बोलते हैं कैम प्लांट। C4 प्लांट कैसे प्लांट है? वैसे प्लांट जिसमें क्रेन्स एनाटॉमी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? क्रेन्स एनाटॉमी प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं C4 प्लांट। अब बात आता है क्रेन्स एनाटॉमी क्या है। तो भाई क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म को बोलते हैं क्रेन्स एनाटॉमी। एक बार फिर से, क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म को बोलते हैं क्रेन्स एनाटॉमी। मतलब प्लांट के लीफ सेल में दो तरह के सेल में प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। एक तो प्रेजेंट होता है, अगर क्लोरोप्लास्ट प्लांट के लीफ सेल में बंडल सीड सेल में प्रेजेंट होगा और मीजोफिल सेल दोनों में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, तो वैसे लीफ सेल को बोलते हैं क्रेन्स एनाटॉमी।
ठीक है। तो प्लांट C4 साइकिल कहां पे होता है? वैसे प्लांट जो क्रेन्स एनाटॉमी को शो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? C4 साइकिल। क्रेन्स एनाटॉमी क्या है? वैसे प्लांट जिसके पास क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं क्रेन्स एनाटॉमी। मतलब क्लोरोप्लास्ट बंडल सीड सेल और मेसोफिल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है, तो वैसे प्लांट को, वैसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रेन्स एनाटॉमी। C4 साइकिल को सबसे पहले समझाए थे एक साइंटिस्ट जिनका नाम, दो साइंटिस्ट जिनका नाम था हैच एंड स्लैग। हैच एंड स्लैग। इसलिए इस पाथवे को C4 साइकिल या C4 पाथवे को बोलते हैं हैच एंड स्लैग पाथवे। क्या कहते हैं? हैच एंड स्लैग पाथवे। तो आपसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि C3 साइकिल कौन दिया? हैच एंड स्लैग दिया। C3 साइकिल कौन दिया? C3 साइकिल कौन दिया? C3 साइकिल कैल्विन ने दिया, इसलिए बोलते हैं कैल्विन साइकिल। C4 साइकिल को कौन दिया? हैच एंड स्लैग, इसलिए बोलते हैं हैच एंड स्लैग पाथवे। C4 साइकिल को एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं कोऑपरेटिव पाथवे। क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव पाथवे। क्यों बोलते हैं कोऑपरेटिव पाथवे? इसलिए क्योंकि भाई ये C4 साइकिल दो सेल के कॉपरेशन से चलता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव पाथवे। C4 साइकिल में या C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन या C2 साइकिल एब्सेंट होता है। इसका कारण आपको पता चलेगा जब हम देखेंगे। चलिए अभी तक कुछ और डाटा देख लेते हैं। हमको लगता है भाई मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है, जब मैं भी स्टूडेंट था तो लगता था C4 प्लांट मतलब मोनोकॉट प्लांट, लेकिन ये गलत है। अभी तक दुनिया में मात्र 1500 स्पीसीज हैं जो C4 प्लांट है। कितने स्पीसीज है? 1500 स्पीसीज है जो C4 प्लांट है। कितने स्पीसीज? 1500 स्पीसीज है जो C4 प्लांट्स के स्पीसीज है। मात्र 1500 स्पीसीज C4 प्लांट के स्पीसीज। ठीक है, ये टोटल 1500 स्पीसीज ऑफ प्लांट मात्र 9 फैमिली में प्रेजेंट होते हैं। कितने फैमिली में? 9 फैमिली में प्रेजेंट होते हैं। इस 1500 स्पीसीज ऑफ C4 प्लांट्स में मोर देन 900 स्पीसीज जो है ना C4 प्लांट के, वो मोनोकॉट है, और लेस देन 600 स्पीसीज जो है, लेस देन 600 स्पीसीज जो है वो क्या है? डाइकॉट है। मतलब C4 प्लांट्स मोनोकॉट प्लांट भी हो सकता है और डाइकॉट प्लांट्स भी हो सकता है। C4 प्लांट मोनोकॉट प्लांट भी हो सकते हैं और डाइकॉट प्लांट भी हो सकते हैं। समझ में आया? हाँ, ये आपका कहना बिल्कुल सही होगा कि मोस्ट ऑफ द C4 प्लांट्स आर मोनोकॉट। सही है, लेकिन मोनोकॉट प्लांट्स आर C4 ये गलत है, क्योंकि कुछ मोनोकॉट C4 है और कुछ डाइकॉट भी क्या है? C4 प्लांट है। चलिए अब हम लोग देखते हैं C4 प्लांट। ये मैंने क्लोरोप्लास्ट का फिगर बनाया है। ये वाला जो है ना, ये मेसोफिल सेल का क्लोरोप्लास्ट है, और ये वाला जो है ना बंडल सीड सेल का क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, तो मेसोफिल सेल एंड बंडल सीड सेल। तो क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म आपको दिख रहा है। ये वाला जो है ये क्या है? मेसोफिल सेल का क्लोरोप्लास्ट, और ये नीचे वाला क्या है? बंडल सीड सेल। ठीक है, तो ये हम लिख देते हैं मेसोफिल सेल, और ये क्या है? बंडल सीड सेल। मेसोफिल सेल्स एंड बंडल सीड सेल्स। ठीक है, अच्छा ये C4 प्लांट होता कहां पे है? तो C4 प्लांट आपको पता है कि इवॉल्व क्यों हुआ है? C4 प्लांट इवॉल्व हुआ है C2 साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन को खत्म करने के लिए। ठीक है, क्योंकि C4 प्लांट में C2 साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन नहीं चलता है, यानी C4 प्लांट जनरली उस एरिया में ऑपरेट होगा जहां पे सोलर इंटेंसिटी या टेम्परेचर हाई होगा, या ड्राई रीजन में। तो C4 साइकिल ऑपरेट होता है ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में। कहां पे ऑपरेट होता है? ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में, जहां पे सोलर इंटेंसिटी हाई होता है। ठीक है, जहां पे CO2 स्ट्रेस होता है वहां पे ये ऑपरेट होता है C4 साइकिल। प्लांट्स क्या करता है? एटमॉस्फेयर से, प्लांट्स का मेसोफिल एटमॉस्फेयर से CO2 लेता है,
ठीक है, जब CO2 लेता है ना तो इसके स्ट्रोमा में CO2 का फॉर्म बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में हो जाता है, तो CO2 बन जाता है बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, मीसोफिल सेल में प्रेजेंट होता है पेप, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। क्या प्रेजेंट होता है? पेप, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। पेप ये जो एंजाइम है ना, ये कार्बोक्साइलेज करवाता है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है, इसलिए इसको बोलते हैं पेप कार्बोक्साइलेज। क्या बोलते हैं? पेप कार्बोक्साइलेज। ठीक है, तो CO2 को एक्सेप्ट करता है पेप कार्बोक्साइलेज, और इस मीसोफिल के अंदर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है जिसको बोलते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो चूंकि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना, और ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन का होता है। कितने कार्बन का होता है? 4 कार्बन का होता है, इसलिए इसको बोलते हैं C4 साइकिल। राइट, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि C4 साइकिल में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है? आंसर जाएगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये मीसोफिल सेल के अंदर ही ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को कन्वर्ट कर दिया जाता है मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में, क्योंकि अभी आएगा तुरंत समझ में, क्योंकि मीसोफिल सेल के अंदर ही ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को कन्वर्ट कर दिया जाता है मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड में। मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है इजीली बिना एनर्जी इन्वेस्टमेंट के, जबकि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता है आसानी से मीसोफिल से बंडल सीड सेल में, है ना। इसलिए ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को मीसोफिल के अंदर ही कन्वर्ट करते हैं मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड के अंदर। भाई आप कॉपी पेन लेके बैठिए और MA और AA को आप मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड लिख लीजिए। ठीक है, तो मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड बनता कहां पे है? मीसोफिल सेल में। बनता कहां पे है? मीसोफिल सेल में। इसको ट्रांसपोर्ट कर लिया जाता है बंडल सीड सेल में। कहां पे ट्रांसपोर्ट कर लिया जाता है? बंडल सीड सेल में। तो मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड आ गया बंडल सीड सेल में। ठीक है, अब क्या किया जाता है? इसका डीकार्बोक्साइलेशन होता है। तुमको पता है मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड भी 4 कार्बन का कंपाउंड है, और ये भी 4 कार्बन का कंपाउंड है, मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। चलिए, ये इजीली ट्रांसपोर्ट हो गया कहां पे? बंडल सीड सेल में। तो पहला स्टेप हो गया यहाँ पे। पहला तो कार्बन का फिक्सेशन हुआ, तो फर्स्ट स्टेप होता है फिक्सेशन। क्या होता है भाई? फिक्सेशन। दूसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ मैलिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड, और पहला कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। नेक्स्ट इसका डीकार्बोक्साइलेशन होता है। कार्बोक्साइलेशन मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाएगा, और डीकार्बोक्साइलेशन मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड डिटैच्ड हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड डिटैच्ड हो गया, CO2 डिटैच्ड हो गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं डीकार्बोक्साइलेशन। क्या बोलते हैं? डीकार्बोक्साइलेशन। ये हो गया डीकार्बोक्साइलेशन। ठीक है, CO2 रिलीज हो गया तो डीकार्बोक्साइलेशन। CO2 कहां पे मिला? बंडल सीड सेल में मिला। अब ये 4 कार्बन का कंपाउंड जब एक CO2 हम इससे ले लेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 3 कार्बन के कंपाउंड में। तो ये किसी C3 एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको पता है C3 एसिड क्या बनता है? C3 एसिड बनता है क्या? C3 एसिड बनता है पायरुविक एसिड। क्या बनता है? पायरुविक एसिड। और इस पायरुविक एसिड को फिर से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा कहां पे? इस पायरुविक एसिड को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा कहां पे? मीसोफिल सेल में। कहां पे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा? मीसोफिल सेल में ट्रांसपोर्ट कर लिया जाएगा पायरुविक एसिड को मीसोफिल सेल में। और इस पायरुविक एसिड, ये पायरुविक एसिड कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का होता है। ये कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का होता है। इस पायरुविक एसिड से फिर से रीजनरेट करके बना दिया जाएगा पी कार्बोक्साइलेज। कार्बोक्साइलेज कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का होता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रीजनरेशन। क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। हाँ भाई, अब आप सोच रहे होंगे सर इस CO2 का क्या होगा? इस CO2 का क्या होगा जो बंडल सीड सेल में है? बंडल सीड सेल में प्रेजेंट होता है रुबिस्को। क्या प्रेजेंट होता है? रुबिस्को। और तुमको याद होगा रुबिस्को C3 साइकिल के लिए इंपॉर्टेंट एंजाइम है क्या? रुबिस्को, जिसके पास कार्बोक्साइलेशन का एक्टिविटी, कार्बोक्साइलेज का एक्टिविटी होता है। ठीक है, तो रुबिस्को इसको एक्सेप्ट करेगा। कौन एक्सेप्ट करेगा इसको भाई? रुबिस्को। रुबिस्को इसको एक्सेप्ट कर लेगा, इसको CO2 को कार्बोक्साइलेशन करवाएगा,
और C3 साइकिल चलेगा और C3 साइकिल से बनता है क्या, शुगर। क्या बनता है भाई, शुगर। ये C3 साइकिल यहाँ पे चल गया, ठीक है। तो मेसोफिल सेल के अंदर होता है रुबिस्को, जो डिकार्बोक्सिलेशन वाले CO2 को फिक्स करता है और शुगर बनाता है। यानी हमेशा बंडल सीड सेल के अंदर, हमेशा बंडल सीड सेल के अंदर रुबिस्को को सिर्फ क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। और रुबिस्को को कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलता है तो ये C3 साइकिल चलाता है और शुगर प्रोड्यूस करता है। यानी रुबिस्को को कभी ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं, और अगर रुबिस्को को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो C2 साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन कभी होगा ही नहीं। तो ये फायदा है C4 साइकिल का। ये इफेक्टिव पंपिंग करवाता है पेप कार्बोक्सिलेज बंडल सीड सेल में, किसका, मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड का। मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड जो है ना, ये डिकार्बोक्सिलेशन होता है, CO2 रिलीज होता है और दूसरा C3 एसिड या पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। पायरुविक एसिड को भेज दिया जाता है पेप कार्बोक्सिलेज के रीजनरेशन में और इस CO2 को फिक्स कर दिया जाता है, ग्लूकोज बनाया जाता है। हाँ भाई, C3 साइकिल में आपको याद है कितना ATP और NADPH लगा था? हाँ भाई, 18 ATP लगा था। कितना ATP लगा था? 18 ATP लगा था और 12 NADPH लगा था। और क्या लगा था? 12 NADPH खर्च हुआ था C3 साइकिल में। लेकिन आपको पता है C4 साइकिल में ना इफेक्टिव पंपिंग के लिए पायरुविक एसिड को जब भेजना होता है कहां से, बंडल सीड सेल से मेसोफिल सेल में, तो ATP खर्च करना पड़ता है। क्या खर्च करना पड़ता है? ATP खर्च करना पड़ता है और 2 ATP खर्च करना पड़ता है। यानी कि आप समझ गए कि 6 बार इसको भेजा जाएगा, किसको, पायरुविक एसिड को मेसोफिल सेल में। यानी 12 टोटल ATP खर्च हो जाएगा, 12 ATP खर्च हो जाएगा। तो C4 साइकिल से ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल बनाने के लिए, C4 साइकिल से ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल बनाने के लिए टोटल नंबर ऑफ ATP कंज्यूम कितना हो गया? 30 ATP कंज्यूम हुआ। और NADPH कितना कंज्यूम हुआ? 12 NADPH कंज्यूम हुआ। हाँ, फायदा बस इसमें यही है कि फोटो रेस्पिरेशन यहाँ पे नहीं चलता है, इस कारण से प्रोडक्टिविटी मेरा क्या हो गया C4 प्लांट का, हाई हो जाता है। दूसरा, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस प्लांट होता है। तीसरा, हाई लाइट इंटेंसिटी रेजिस्टेंस कैपेसिटी होता है C4 प्लांट में। चौथा, हाई प्रोडक्टिविटी होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हाई प्रोडक्टिविटी का कारण क्या है? C4 प्लांट हाई प्रोडक्टिविटी देता है, इसका कारण क्या है? पहला कारण है भाई कि C2 साइकिल इसमें ऑपरेट नहीं होता है या फोटो रेस्पिरेशन ऑपरेट नहीं होता है, क्योंकि C2 साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन एक एनर्जी वेस्टफुल प्रोसेस है, इसमें ऑपरेट ही नहीं होता है, इस कारण से इसका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है। दूसरा क्या कारण है? C4 प्लांट में पर यूनिट एरिया क्लोरोफिल पिगमेंट का अमाउंट ज्यादा होता है। एक बार फिर से, दूसरा क्या कारण है? C4 प्लांट में पर यूनिट एरिया क्लोरोफिल पिगमेंट का अमाउंट ज्यादा होता है, इसलिए इसका प्रोडक्टिविटी ज्यादा होता है C4 प्लांट में। एक बात आप देखिए, भले ये C4 प्लांट है, C4 प्लांट को C4 प्लांट क्यों बोलते हैं? क्योंकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है ऑक्जेलो एसिडिक एसिड, इसलिए इसको बोलते हैं C4 साइकिल। क्या बोलते हैं इसको? C4 साइकिल। लेकिन C4 साइकिल में जो मेनली फूड का फॉर्मेशन हुआ वो किस प्रोसेस से हुआ? C4 साइकिल में मेनली जो फूड का फॉर्मेशन हुआ वो किस प्रोसेस से हुआ? C4 प्लांट में मेन फूड का फॉर्मेशन होता है C3 साइकिल से। किससे होता है? C3 साइकिल से। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि भाई C4 प्लांट यूज C3 पाथवे और केल्विन साइकिल एज अ मेन बायोसिंथेटिक पाथवे। मतलब C4 प्लांट में फूड फॉर्मेशन के लिए मुख्य रूप से C3 साइकिल चलता है, और ये बात बिल्कुल सही है। C4 प्लांट में फूड फॉर्मेशन के लिए C3 साइकिल चलता है। दूसरा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई C4 प्लांट में C3 साइकिल कहां चलता है? आंसर जाएगा बंडल सीड सेल में चलता है। C4 प्लांट में C3 साइकिल, दूसरा क्वेश्चन, C4 प्लांट में C3 साइकिल बंडल सीड सेल में चलता है, लेकिन क्यों चलता है? लेकिन क्यों चलता है? आंसर जाएगा क्योंकि बंडल सीड सेल में रुबिस्को, क्या होता है भाई? रुबिस्को होता है। तीसरा क्वेश्चन, C4 प्लांट में मेसोफिल सेल में C3 साइकिल नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? क्योंकि यहाँ पे रुबिस्को एब्सेंट होता है। दूसरा क्वेश्चन, C4 प्लांट में फर्स्ट
कार्बोक्साइलेशन C4 प्लांट में कार्बोक्साइलेशन कहां पे होता है? आंसर जाएगा मेसोफिल सेल में होता है। कहां पे होता है भाई? मेसोफिल सेल में। क्यों होता है मेसोफिल सेल में? क्योंकि मेसोफिल सेल में प्रेजेंट होता है पेप कार्बोक्साइलेज। क्या प्रेजेंट होता है? पेप कार्बोक्साइलेज। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा भाई C4 प्लांट में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए टोटल एटीपी और एनएडीपीएच का कंजम्पशन कितना होता है? तो 30 एटीपी और 12 एनएडीपीएच का कंजम्पशन होता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई C4 प्लांट में मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड बनता कहां पे है? आंसर जाएगा कहां बनता है? मेसोफिल सेल में। कहां बनता है भाई? मेसोफिल सेल में। ठीक है। इसका डीकार्बोक्साइलेशन कहां पे होता है? मतलब मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड का डीकार्बोक्साइलेशन कहां पे होता है? बंडल सीड सेल में। आया समझ में? इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप याद रखिएगा। दूसरा ये याद रखना है कि मेसोफिल सेल में क्या प्रेजेंट होता है? पेप कार्बोक्साइलेज। क्या प्रेजेंट होता है? पेप कार्बोक्साइलेज। और दूसरा सिंपल सा याद रखना है, बंडल सीड सेल में क्या प्रेजेंट होता है? रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो भाई नीट का समय आ रहा है और कोरोना वायरस फैल रहा है, जिसके कारण पूरा स्ट्राइक चल रहा है, पूरा बंद है शहर, इसलिए आप घर में रहिए और पढ़ाई कीजिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट।